हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, आई होप आई एम क्लियरली विजिबल एंड ऑडिबल टू यू गाइस। सो मैंने एक शेड्यूल शेयर करा था पोस्ट के थ्रू, कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू, जिसमें बताया था कि आपकी क्लासेस कब कब होने वाली हैं। सो शेड्यूल के अकॉर्डिंगली आज आपकी फर्स्ट क्लास है, जिसके अंदर हम आपका चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग वन शॉट में कवर करेंगे। एंड वन मोर थिंग, जो भी क्लासेस आएंगी आपकी शेड्यूल के अकॉर्डिंगली वो वन शॉट में करवाई जाएंगी और बिल्कुल डिटेल में आपको आपका चैप्टर कवर करवाऊंगी। अगर आपने वो शेड्यूल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करा है तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। आई एम गिविंग यू सम टाइम, और इस वीडियो को भी जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। अब एक देश को बनाने में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अगर हम अपने देश की बात करें, इंडिया की अगर हम बात करें, तो ब्रिटिशर्स ने हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा था। हमारे देश में इतने सारे चैलेंजेस थे, इतनी सारी मुसीबतें थी हमारे सामने, जिन्हें डील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इंडिया जो कि इतनी डाइवर्स कंट्री है, उसके अंदर सभी लोगों की अलग अलग डिमांड्स थी, तो उन्हें सॉल्व करना था। हमारे देश की टेरिटरी की इंटीग्रिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस थे जिनका सामना करना था, जिनसे डील करना था तुरंत इंडिपेंडेंट होने के बाद। वो क्या चैलेंजेस थे, क्या गवर्नमेंट की अप्रोच रही उनको सॉल्व करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें हम समझते हैं। जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो कुछ शुरुआती साल ना उसके बिल्कुल चैलेंजेस से भरे हुए थे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस थे नेशनल यूनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को लेके, कि क्या हमारा देश जो कि इतना ज़्यादा डाइवर्स है वो यूनाइटेड रह पाएगा। पार्टीशन हो चुका था, वो भी रिलीजन के बेसिस पे। क्या लोग और ऐसे अलग अलग रीजन्स की डिमांड करेंगे, अलग अलग कंट्रीज़ की डिमांड करेंगे। और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न था। हमारे कंट्री का पहले ही पार्टीशन हो चुका था, अब प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। नहीं तो प्रिंसेस इंडिपेंडेंट रहना चाहेंगे, क्यों, कौन अपनी पावर छोड़ना चाहेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न था। तो इंडिया की पॉलिटिक्स की स्टोरी शुरू होती है इन चैलेंजेस को नेगोशिएट करके। इंडिया ने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे जिन्हें 1947 के पहले दशक में ही सॉल्व कर लिया था सक्सेसफुली। तो इंडिया की कंडीशन क्या थी, हमें आज़ादी तो मिली थी लेकिन पार्टीशन के साथ, जिससे बहुत बड़े स्तर पे वायलेंस हुई, डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला, एंड इवन जो सेक्युलर इंडिया का आइडिया था वो भी बिल्कुल चैलेंज हो गया था। यानी कि पहले सब लोग चाहते थे कि इंडिया सेक्युलर हो, यानी कि सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करें, लेकिन पार्टीशन ही रिलीजन के बेसिस पे हुआ था, रिलीजियस मेजॉरिटी के बेसिस पे। तो अब सेक्युलर इंडिया का तो सवाल ही खत्म हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं था, हमने बाद में सेक्युलरिज्म को ही अपनाया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब ये प्रिंसली स्टेट्स थे, देखो जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के जा रहे थे ना, तो दो हिस्से थे इंडिया के, कुछ थे ब्रिटिशर्स के प्रोविंसेस और कुछ थे प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिशर्स के प्रोविंसेस तो वो चले गए, तो वो ये डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में आ गए थे, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स के पास खुद की इंडिपेंडेंस थी, उनके पास खुद की फ्रीडम थी कि या तो वो इंडियन यूनियन को ज्वाइन करे, या वो पाकिस्तान के साथ जाए, या फिर वो इंडिपेंडेंट रहे। तो भाई ये तो इंडिपेंडेंट रहना चाहेंगे, तो हम तो नहीं चाहते थे कि ये इंडिपेंडेंट रहे, क्योंकि अगर ये इंडिपेंडेंट रहे थे तो प्रिंसेस का दबदबा रहता, पॉपुलेशन की थोड़ी मानी जाती, डेमोक्रेसी नहीं मानी जाती। इस वजह से इंडिया चाहती थी कि ये इंडियन यूनियन के साथ मर्ज हो। ठीक है, तो ये इसे मर्ज करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब इंटरनल बाउंड्रीज भी ड्रॉ करनी थी कंट्री की। अब लोगों की अलग अलग एस्पिरेशंस होती है, हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग लैंग्वेजेस, कस्टम्स, सब कुछ अलग अलग है, तो लोगों की इच्छा भी अलग अलग होंगी। मान लो एक तमिल रीजन है, तो वहाँ पर सब तमिल लैंग्वेज बोलती हैं, तो तमिल लोग चाहेंगे क्या कि तेलुगु लोग उनके साथ रहे, बिल्कुल नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे कि तमिल की एक अलग स्टेट हो, तेलुगु वालों के लिए अलग स्टेट हो, तो सबकी अलग अलग एस्पिरेशंस भी देखने को मिल रही थी। इस वजह से इंटरनल बाउंड्रीज भी ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी हो गया था। अब बहुत सारे चैलेंजेस थे। जो फर्स्ट मेजर चैलेंज है उसके बारे में हम आपके इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और बाकी के जो दूसरे चैलेंजेस हैं उनको हम आपके आने वाले 2 चैप्टर्स के अंदर समझने वाले हैं, जो इंडिया ने, हमारे देश ने फेस करे अर्ली फेज ऑफ इंडिपेंडेंस में। अब देखो 14 और 15 अगस्त 1947 की मिडनाइट वाले टाइम पे हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी। जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, और उन्होंने एक स्पेशल सेशन एड्रेस करा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रात को उस दिन, और अपनी फेमस स्पीच दी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये एक बहुत फेमस स्पीच मानी जाती है, तो उनकी स्पीच का नाम याद रखना है तुम लोगों को।
ये एक ऐसा टाइम था, एक ऐसा मोमेंट था जिसके लिए सभी इंडियंस बहुत ज़ोरों शोरों से वेट कर रहे थे। हमने हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में तो पढ़ा ही है कि नेशनल मूवमेंट में कितनी सारी वॉइसेस देखी गई हैं। लोगों की अलग अलग इच्छाएं थी, अलग अलग नेशनल लीडर्स अलग अलग आइडियाज लेके आ रहे थे, लेकिन दो ऐसे गोल्स थे जिसपे सभी ने एग्री करा। कौन से दो गोल्स थे? पहला गोल कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारी जो गवर्नमेंट होगी ना, वो डेमोक्रेटिक होगी, यानी कि हमारी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इलेक्ट करी जाएगी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के थ्रू हमारी कंट्री रन करी जाएगी। तो इस पे सभी ने एग्री करा कि हाँ भाई, डेमोक्रेसी होनी चाहिए देश के अंदर। और दूसरा गोल क्या था कि गवर्नमेंट सबके भले के लिए रन करी जाएगी, पर्टिकुलरली पुअर और सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए। अब कंट्री आज़ाद हो गई थी पूरी तरीके से, तो अब क्या था कि अपने प्रॉमिस को रियलाइज करने का समय आ गया था। अब इंडिया एक बहुत बुरी कंडीशन में जो है इंडिपेंडेंट हुई थी। इंडिया में ना सिर्फ आज़ादी ही देखी गई बल्कि पार्टीशन भी देखा गया था। लोग बिल्कुल मतलब टूट गए थे अंदर से। एक ऐसा ये टाइम था जिसके लिए सब वेट कर रहे थे, और एक ऐसा टाइम भी था जिसे कोई देखना नहीं चाह रहा था। क्यों? पार्टीशन हो गया था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हम इस मूवमेंट को एंजॉय करें या इस मूवमेंट के लिए रोएं। उस टाइम पे कोई भी दूसरी कंट्री इतनी बुरी सिचुएशन में इंडिपेंडेंट नहीं होगी जैसा इंडिया ने फेस करा। फ्रीडम तो मिली, लेकिन पार्टीशन भी तो हो गया। देश को छोड़ के जाना पड़ रहा है, लोगों को वायलेंस देखनी पड़ रही है, तो इतने ज़्यादा ट्रॉमा सहना पड़ रहा है। तो एक ऐसा टाइम था जिसके लिए सब वेट भी कर रहे थे और जिसका कोई वेट नहीं भी कर रहा था। जो 1947 का जो टाइम पीरियड था ना, ये अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस और ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट से भरा हुआ था। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसके अंदर इंडिपेंडेंट इंडिया ने अपनी अलग अलग गोल्स को अचीव करने की जर्नी शुरू करी। इतनी ज़्यादा टर्मोइल के बावजूद भी हमारे जो लीडर्स थे ना, वो अपनी राह से नहीं भटके। उन्होंने देखा बहुत सारे चैलेंजेस हैं और उन सभी चैलेंजेस पे इक्वल अटेंशन पे करी गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है। तो यहाँ पर हमारे जवाहरलाल नेहरू जी खड़े हैं, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे फ्री इंडिया के, एंड वो रेड फोर्ट पे खड़े होके अपनी स्पीच दे रहे हैं यहाँ पे 15 अगस्त 1947 को। ये हमारे गांधी जी हैं। अब गांधी जी ने क्या बोला है कि कल हम आज़ाद हो जाएंगे स्लेवरी से, ब्रिटिश डोमिनेशन की स्लेवरी से आज़ाद तो हो जाएंगे, मिडनाइट पे हम आज़ाद भी होंगे और साथ ही साथ पार्टीशन भी हो जाएगा। कल ऐसा दिन होगा जब सब रिजॉइस करेंगे, यानी कि सब खुश होंगे, साथ ही साथ मौन भी करेंगे, यानी कि सब रोएंगे भी। मतलब एक ऐसा दिन है जिसका सब इतने देर से इंतज़ार कर रहे थे, इतने सालों से इंतज़ार कर रहे थे, पर साथ ही साथ वो एक ऐसा मूवमेंट भी होने वाला है जितना दुख हमारे देश ने शायद ही कभी देखा होगा। बंटवारा हो जाएगा। इसे डिवीजन ऑफ हर्ट्स भी बोला गया है सर्वाइवर्स के द्वारा। तो ये महात्मा गांधी ने बोला था 14 अगस्त 1947 में कोलकाता में। अब इंडिया ने बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे, लेकिन इनको ब्रॉडली 3 चैलेंजेस में क्लासिफाई किया जाता है। पहला और जो इमीडिएट चैलेंज था जिसे सॉल्व करना बहुत ज़रूरी था, वो क्या था? एक ऐसा नेशन बनाना जो यूनाइटेड हो और इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी जो इंडिया के अंदर है, सोसाइटी में है, उसे अकोमोडेट कर सके। यानी कि एक ऐसा यूनाइटेड देश बनाना जो डाइवर्सिटी के बावजूद भी एकजुट रह सके। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज था जिसको हम इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब हम लोगों को पता है इंडिया एक इतना बड़ा कॉन्टिनेंटल साइज वाला और डाइवर्सिटी वाला देश है। इस टाइम पे ऐसा बिलीव करा जाता था कि डाइवर्सिटी के बावजूद हम जो है इकट्ठे नहीं रह सकते लंबे समय के लिए। पार्टीशन ने ये चीज़ तो प्रूव भी कर दी थी। मतलब लोगों को डर था कि इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हम एकजुट कैसे रह पाएंगे, और पार्टीशन ने इस चीज़ को प्रूव भी कर दिया था। पहले ही देश बट चुका था। अब और ज़्यादा सीरियस क्वेश्चन था इंडिया के फ्यूचर को लेके कि इंडिया का आगे क्या होने वाला है, क्या ऐसे ही देश टूटता चला जाएगा। सेकेंड चैलेंज था डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना। इंडिया ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अपनाई ऑन द बेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये फीचर्स इंश्योर करते थे कि अच्छे से पॉलिटिकल कंपटीशन हो हमारे डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में, यानी कि डेमोक्रेसी को अच्छे से फॉलो किया जाए। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बट वो काफ़ी नहीं होता डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए। डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए प्रॉपर एक्टिविटीज़, डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज़ का होना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना, लोगों को वोट का राइट मिलना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तीसरा चैलेंज क्या था? डेवलपमेंट और वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी को इंश्योर करना। ना सिर्फ कुछ ही सेक्शंस अच्छे से रह पाए, बल्कि सभी सेक्शन मिलजुल के अच्छे से
डेवलपमेंट हो सभी सेक्शन का, तो ये थर्ड चैलेंज था। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ले डाउन करे, साथ ही साथ स्पेशल प्रोटेक्शन दी सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स को और रिलीजियस और कल्चरल कम्युनिटीज को, जो माइनॉरिटी है उनको स्पेशल राइट्स दिए गए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी दिए गए हैं। ये कुछ वेलफेयर गोल्स है जो कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में परफॉर्म किए जाने चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट को कुछ वेलफेयर गोल्स सेट करने चाहिए और उन्हें अचीव भी करना चाहिए। तो ये है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज क्या था कि इफेक्टिव पॉलिसीज बनाई जाए ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और पॉवर्टी भी इरेडिकेट हो सके। अब इंडिपेंडेंट इंडिया ने इन चैलेंजेस को कैसे रिस्पॉन्ड किया, क्या कदम उठाए इंडिया ने, तो वो हम देखेंगे। जो हमारा फर्स्ट चैलेंज था नेशन बिल्डिंग का, वो हम आपके इस चैप्टर में देखेंगे। बाकी के तो जो चैलेंजेस थे, यानी कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप करना, और तीसरा चैलेंज क्या था हमारा डेवलपमेंट, तो ये चैलेंजेस हम आपके नेक्स्ट 2 चैप्टर्स में कवर करेंगे। अब किस हद तक इंडिया सक्सेसफुल रहा इन अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। सो ये एक बुक एक अटेम्प्ट है इन क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करने का। हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं इंडिया के चैलेंजेस को लेके कि क्या इंडिया ने इन्हें अच्छे से अचीव करा, अच्छे से सक्सेसफुली हर एक चीज़ को नेगोशिएट करा। तो ये सारे क्वेश्चंस का हमें आंसर मिलेगा इस पूरी बुक को पढ़ने के बाद। इस बुक से हमें पता चलता है कि क्या स्टोरी रही है इंडिया की पॉलिटिक्स की इंडिपेंडेंस के दौरान से ही, so as to equip you to develop your own answers to big questions like this। और इसको पढ़ने के बाद, इस बुक को समझने के बाद हम इन क्वेश्चंस के आंसर अपने तरीके से दे पाएंगे। जो पहले 3 चैप्टर्स है ना, उनके अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से ये 3 चैलेंजेस थे और कैसे इंडिया ने इनको अच्छे से फेस करा, कैसे अच्छे से नेगोशिएट करा। तो इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे फर्स्ट चैलेंज के ऊपर, ऑफ नेशन बिल्डिंग। जो नेशन बिल्डिंग है वो कैसे की जाएगी, कैसे हमारा नेशन यूनाइटेड रह पाएगा, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कैसे हम बनाए रख सकते हैं। तो ये एक सेंट्रल इशू था हमारे कुछ शुरुआती सालों के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस। इससे हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे क्यों नेशनल यूनिटी और सिक्योरिटी का इशू प्राइमरी चैलेंज बन गए थे हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इंडिया ने अपने आप को एक नेशन में ढालने की कोशिश करी, यूनाइट कर अपने आप को एक कॉमन हिस्ट्री और कॉमन डेस्टिनी की तरफ। अब ऐसा नहीं है कि बस यूनिटी बनाए रखनी है, ये यूनिटी जो थी ना ऐसे बनानी थी कि ये लोगों की एस्पिरेशंस को भी रिफ्लेक्ट करे। अलग अलग रीजन्स के अंदर जो लोग रहते हैं, अलग अलग जो डिस्पैरिटीज़ देखने को मिलती हैं लोगों के बीच रीजन्स में, अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग सेक्शंस ऑफ द पीपल में, तो उन सभी को भी अपने अंदर एकोमोडेट करे। ऐसे हमें एक यूनाइटेड नेशन शेप करना था। अगले 2 चैप्टर्स में हम दूसरे चैलेंजेस की तरफ मुड़ेंगे, जैसे कि एस्टेब्लिशिंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने अचीव करी इक्वालिटी और जस्टिस के साथ। तो ये हम आपके आने वाले चैप्टर्स में देखने वाले हैं। सबसे पहले पार्टीशन के सिनेरियो को समझते हैं। 14-15 अगस्त 1947 में ना सिर्फ एक बल्कि 2 नेशन स्टेट्स जो है वो एग्जिस्टेंस में आए, इंडिया और पाकिस्तान। इन 2 देशों का जन्म हुआ। ये पार्टीशन का रिजल्ट था। ब्रिटिश इंडिया का 2 हिस्सों में डिवीजन हो गया था, इंडिया और पाकिस्तान में। एक 2 नेशन थ्योरी थी जो कि मुस्लिम लीग ने दी थी। इसके हिसाब से क्या बोला जाता था कि इंडिया के अंदर ना सिर्फ एक बल्कि 2 तरीके के लोग रहते हैं, हिंदूज और मुस्लिम्स। हिंदूज के लिए तो एक देश होगा इंडिया, और मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट देश बनाना पड़ेगा जो कि है पाकिस्तान। इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड रखी एक अलग देश की मुस्लिम्स के लिए। हालांकि सारे मुस्लिम्स पाकिस्तान में नहीं गए थे। कांग्रेस ने इस थ्योरी को अपोज करा और इस पाकिस्तान की डिमांड को भी रिजेक्ट करा। बट क्या हो सकता था, पाकिस्तान तो बनना ही था। 1940s में पॉलिटिक्स में बहुत कुछ हो गया जिसके कारण फाइनली पाकिस्तान बना। पॉलिटिकल कंपटीशन चल रहा था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, ब्रिटिश के रोल के वजह से फाइनली पाकिस्तान का क्रिएशन हो ही गया। सो पेज नंबर 6-7 को एक बार आप पढ़ लेना, उसके ऊपर ये स्टोरीज गिवन है। द डॉन ऑफ फ्रीडम जो कि फैज़ अहमद फैज़ ने लिखी थी, और टुडे आई कॉल वारिस शाह अमृता प्रीतम ने लिखी, तो यू कैन रीड इट आउट। तो चलिए अब पार्टीशन के प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा डिसाइड किया गया था कि प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी को फॉलो किया जाएगा ताकि देशों का पार्टीशन हो सके। मतलब जहाँ पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है ना, उस रीजन को पाकिस्तान में डाल दिया जाएगा। तो ये रिलीजियस मेजॉरिटी का जो प्रिंसिपल था इसे फॉलो करने की बात की गई थी। इसका क्या मतलब है, जहाँ पर जिन जिन एरियाज में मुस्लिम मेजॉरिटी में है ना, वो पाकिस्तान की टेरिटरी में जाएंगे।
बाकी का जो हिस्सा है वो इंडिया के पास रह जाएगा। ये आइडिया बहुत सिंपल लग रहा है सुनने में, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी डिफिकल्टीज थी। सबसे पहली बात, कोई ऐसी सिंगल बेल्ट नहीं थी जहां पर मुस्लिम की मेजॉरिटी हो ब्रिटिश इंडिया के अंदर, यानी कि कोई ऐसा एरिया नहीं था ब्रिटिश इंडिया के अंदर जहां पर सिर्फ मुस्लिम मेजॉरिटी में हो। दो एरियाज ऐसे थे जहां पर कंसंट्रेशन थोड़ी सी ज़्यादा थी, हम कह सकते हैं। एक हिस्सा जो कि वेस्ट में था और एक हिस्सा जो कि ईस्ट में था। बट कोई ऐसा तरीका नहीं था जिससे इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन किया जा सके। अब इसका क्या मतलब है कि दो देश बनेंगे, दो हिस्से अलग अलग जगह पे पाकिस्तान बनेगा। सो फाइनली डिसाइड करा गया कि नई कंट्री जो बनेगी पाकिस्तान, उसकी एक नहीं बल्कि दो टेरिटरीज होंगी। एक वेस्ट में, इधर ये वेस्ट पाकिस्तान, और दूसरा ईस्ट पाकिस्तान। एंड दे विल बी सेपरेटेड बाय अ लॉन्ग एक्सपेंस ऑफ इंडियन टेरिटरी। दूसरी बात, सारे के सारे मुस्लिम्स जो थे ना, वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे। तो ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा आज का पाकिस्तान जो कि वेस्ट पाकिस्तान बना, और ये है ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज के टाइम पे बांग्लादेश है। तो ये दो टेरिटरीज उस टाइम पे पार्टीशन के दौरान बनी थी, और ये दोनों ही पाकिस्तान के हिस्से थे। अब सभी के सभी मुस्लिम्स जो थे वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे। खान अब्दुल गफर खान, तो ये भी एक बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। ये एक लीडर थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के, और इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने टू नेशन थ्योरी को अपोज कर, इनकी वॉइस को इग्नोर कर दिया गया, इन्हें सप्रेस करा गया, और फाइनली नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस को जो है पाकिस्तान के साथ मर्ज कर दिया गया। ये नहीं चाहते थे पाकिस्तान में जाना, बट इवेंचुअली इन्हें जाना ही पड़ा। तीसरी प्रॉब्लम के बारे में समझते हैं। दो एरियाज थे मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस के ब्रिटिश इंडिया के अंदर, पंजाब और बंगाल। ये बहुत ज़्यादा बड़े एरियाज थे, और इन एरियाज के अंदर नॉन मुस्लिम्स भी मेजॉरिटी में थे, यानी कि मुस्लिम्स की भी मेजॉरिटी थी। इसमें से कुछ हिस्सा ऐसा था जहाँ पर नॉन मुस्लिम्स, हिंदूज हुए, सिख्स हुए, बंगालीज हुए, तो वो भी मेजॉरिटी में थे। यानी कि इन्हें भी जो है जाना पड़ेगा पाकिस्तान में। तो ऐसा सोचा गया था, ऐसा डिसाइड किया गया था कि ये जो दो प्रोविंसेस हैं पंजाब और बंगाल के, इनको बाइफरकेट किया जाएगा, डिवाइड करा जाएगा रिलीजियस मेजॉरिटी के हिसाब से, डिस्ट्रिक्ट और इवन लोअर लेवल तक। तो ऐसा डिसाइड करा गया था कि इन्हें बिल्कुल लोअर लेवल तक इन्हें डिवाइड करा जाएगा। बट इस डिसीजन को 14-15 अगस्त के मिडनाइट तक नहीं लिया गया, नहीं हो पाया ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का डिवीजन। इतनी जल्दी कैसे हो सकता था? तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था इंडिपेंडेंस के दिन कि वो पाकिस्तान में है या फिर वो इंडिया में है। भाई ये क्या बात हुई, आप पार्टीशन कर रहे हैं तो एक बार लोगों को बता तो दीजिए, ताकि वो आराम से शिफ्ट हो सके। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा वॉयलेंस और ट्रॉमा देखने को मिला। अब इसी से फोर्थ प्रॉब्लम भी देखने को मिली, और ये सबसे ज़्यादा बुरी प्रॉब्लम्स थी पार्टीशन की, प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़। अब दोनों साइड पे माइनॉरिटीज़ भी तो थे, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदूज और सिख्स थे और इंडिया के अंदर जो मुस्लिम रह गए थे, अब वो माइनॉरिटीज़ कहलाएंगे। अब उनके साथ भी बहुत सारा बुरा बर्ताव देखने को मिला, एट्रोसिटीज़ उन्हें फेस करनी पड़ी इस पार्टीशन की वजह से। लैक्स ऑफ हिंदूज और सिख्स थे पार्टीशन हुआ जब पाकिस्तान में, और इतने ही मुस्लिम्स भी थे इंडिया के अंदर, पंजाब और बंगाल वाले हिस्से में। अब वो अपने आप को फंसा हुआ मान रहे थे। अब ये जो माइनॉरिटीज़ थे ना दोनों साइड्स पे, अब इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रह गया था इनके पास सिवाय अपने घरों को छोड़ के जाने के। मतलब कुछ ही घंटों के नोटिस पे उन्हें घरों को छोड़ के जाना पड़ रहा था, और इवन बाय फुट वो जा रहे थे, और उसमें भी उनका ये नहीं था कि वो बचेंगे नहीं बचेंगे, वो जा पाएंगे उस इलाके में या नहीं। अब ये पार्टीशन तो हुआ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, इससे क्या परिणाम निकल के आया? 1947 का जो साल था ना, वो एक ऐसा साल था जिसमें सबसे ज़्यादा एब्रप्ट, अनप्लान्ड और ट्रैजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन देखने को मिला ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर। इतनी ज़्यादा किलिंग्स हुई, एट्रोसिटीज़ हुई दोनों साइड्स ऑफ द बॉर्डर पे। रिलीजन के नाम पे लोग, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को मार रही थी, मेम कर रही थी लोगों को। तो ये क्या हो रहा था? इतनी बुरी मतलब हालत हो गई थी पूरी देश की, बहुत पैथेटिक सिचुएशन हो गई थी। कुछ सिटीज़ जैसे कि लाहौर, अमृतसर और कोलकाता, ये कम्युनल जोन्स बन गए थे। यहाँ पर लोग धड़ाधड़ एक दूसरे को मार रहे थे कम्युनिटी के नाम पे, रिलीजन के नाम पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, कम्युनल जोन्स कौन कौन से थे? लाहौर, अमृतसर और कोलकाता। यू शुड लर्न दिस। मुस्लिम्स हिंदूज वाले एरियाज में और सिख्स वाले एरियाज में जाना पसंद नहीं करते थे, वहाँ पे जाना अवॉइड कर रहे थे। सिमिलरली हिंदूज और सिख्स जो है वो मुस्लिम प्रीडोमिनेंस वाले एरिया से दूर रह रहे थे।
तो मतलब क्या हो रहा था, लोग बिल्कुल एक दूसरे से दूर रहना पसंद कर रहे थे ताकि किसी भी तरीके का वॉयलेंस ना हो, बट फिर भी इतना ज़्यादा वॉयलेंस हुआ कि हम बता नहीं सकते। ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार इतना ज़्यादा पॉपुलेशन का ट्रांसफर देखने को मिला होगा, इतनी किलिंग्स और एट्रोसिटीज़ भी इतनी हुई। ये आप इमेज देख पा रहे हो, ये क्या ही एक ट्रेन है। ये ट्रेन जो है बिल्कुल रिफ्यूजी से भरी हुई है। ट्रेन के ना सिर्फ अंदर बल्कि ऊपर भी लोग कितने मतलब भर भर के बैठे हुए हैं। 1947 की ये इमेज है, इसमें ये ट्रेन बिल्कुल रिफ्यूजी से भरी हुई है। तो हम कंडीशन देख सकते हैं, लोग कितने ज़्यादा मजबूर हो गए थे देश को छोड़ के जाने के लिए। सो इसका जिम्मेदार कौन था? पार्टीशन। पार्टीशन की वजह से ये सब कुछ देखने को मिल रहा था। मुस्लिम लीग की सिर्फ एक थ्योरी के कारण इतना सब कुछ हो गया था। अब लोगों को फोर्स किया जा रहा था अपने घरों को छोड़ के जाने के लिए, बॉर्डर्स के थ्रू मूव करने के लिए। लोग जो है बहुत ज़्यादा सफरिंग सहते रहे, इतनी ज़्यादा सफरिंग सही उन्होंने, इतना बुरा हाल हो गया था लोगों का। माइनॉरिटीज़ दोनों साइड्स ऑफ द बॉर्डर पे जो है वो अपने घरों को छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। उन्होंने टेम्परेरी शेल्टर जो है सिक्योर करा, रेफ्यूजी कैंप्स में उन्होंने महीने, बहुत कई कई साल बिताए उन्होंने। कई बार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी साथ नहीं दिया, पुलिस ने भी बिल्कुल साथ नहीं दिया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि जो लोग अभी अपने देश के लोग थे, अब वो सडनली दूसरे देश के निवासी बन गए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी इतना ज़्यादा साथ नहीं दे रही थी, पुलिस भी इतना साथ नहीं दे पा रही थी। अब लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था सिवाय दूसरे साइड ट्रेवल करने के, दूसरी तरफ जाने के। हर तरीके से वो दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, बाय फुट भी वो जाने की कोशिश कर रहे थे। इवन उनकी जर्नी के दौरान भी उन्हें किल कर दिया जाता था, रेप कर दिया जाता था और उन्हें अटैक किया जाता था। मतलब उन्हें जाने तो दो कम से कम, अगर तुम्हें नहीं पसंद आ रहा कि वो यहाँ रह रहे तो उन्हें जाने तो दो। मतलब ऐसा भी नहीं देखा गया कि लोग उन्हें जाने दे रहे हैं। उनकी जर्नी के बीच ही उन्हें पकड़ लिया जाता था, उन्हें मारा जा रहा था, उन्हें मेम कर दिया जाता था। दैट वॉज वेरी इमेंस काइंड ऑफ सफरिंग फेस बाय देम। और विमेन सबसे ज़्यादा इजी टारगेट्स बन गई थी दोनों साइड्स ऑफ द बॉर्डर पे। उन्हें उठा लिया जाता था, एब्डक्ट कर लिया जाता था, उनको फोर्स करा जाता था अपना रिलीजन कन्वर्ट करने के लिए। जो एब्डक्टर है उसके नाम पे, मतलब जिस रिलीजन से वो बिलोंग करता है उसमें ही आपको रिलीजन बदलवाना पड़ेगा, और उन्हें फोर्स करा जाता था फॉर मैरिज इवन। बहुत सारे केसेस में विमेन को मार दिया गया था उनके खुद के फैमिली मेम्बर्स के द्वारा, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व देयर फैमिली ओनर। बहुत सारे बच्चों को भी सेपरेट कर दिया गया था उनके पेरेंट्स से। बहुत सारी मूवीज़ हैं जो उस टाइम के ट्रॉमा को एक्सप्लेन करती है, पार्टीशन के क्या हालात थे उन चीज़ों को बयां करती है। तो यू मे हैव वॉच्ड इवन मेनी ऑफ देम। सो जो लोग मैनेज नहीं कर पाए बॉर्डर क्रॉस करना, उनके पास कोई घर ही नहीं बचा था। बहुत सारे लोगों के, लैक्स ऑफ लोगों के लिए जो है रेफ्यूजीज़ की तरह उन्होंने ज़िंदगी बिताई है। रेफ्यूजी कैंप्स में महीनों के लिए, इवन सालों के लिए भी वो जो है रहे हैं। राइटर्स, पोएट्स और फिल्म मेकर्स ने इंडिया में और पाकिस्तान में भी इस रूथलेस किलिंग को, सफरिंग्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट और वायलेंस को जो है अपनी नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, पोम्स और फिल्म्स की तरह बयां भी करा है। इन चीज़ों की मदद से बताया है कि कितनी ज़्यादा सफरिंग्स थी जो लोगों ने फेस करी है, कितनी ज़्यादा वायलेंस हुई थी। ये पार्टीशन नहीं था, इट वाज नोन एज डिवीजन ऑफ हर्ट्स अकॉर्डिंग टू द सर्वाइवर्स, जिन्होंने इस ट्रॉमा को सर्वाइव किया था। पार्टीशन में ना सिर्फ डिवीजन हुआ था प्रॉपर्टीज़ का, लाइबिलिटीज़ का, एसेट्स का, और पॉलिटिकल डिवीजन भी देखने को मिला था कंट्री का। इवन जो एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस है वो भी डिवाइड हो गया था। फाइनेंशियल एसेट्स, चीज़ें जैसे कि टेबल्स, चेयर्स, टाइपराइटर्स, पेपर क्लिप्स, बुक्स, साथ ही साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पुलिस बैंड के, वो भी डिवाइड कर दिए गए थे। जो एम्प्लॉयज़ थे गवर्नमेंट के, रेलवेज के, ये भी डिवाइड कर दिए गए थे। यानी कि हर एक चीज़ का डिवीजन हुआ था पार्टीशन के दौरान। सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं देखी भी जाए, इसके अलावा वॉयलेंट सेपरेशन हुआ था कम्युनिटीज़ का, जो एक साथ रह रही थी नेबर्स की तरह इतने सालों से। एक एस्टिमेशन किया गया है कि पार्टीशन की वजह से लगभग 80 लाख लोगों को माइग्रेट करना पड़ा है फोर्सफुली दूसरी तरफ ऑफ द बॉर्डर। 5 से 10 लाख लोगों को मार दिया गया था पार्टीशन के दौरान वॉयलेंस में। सर्वाइवर्स ने इस पार्टीशन को डिस्क्राइब करा है एज अ डिवीजन ऑफ हर्ट्स, यानी कि दो दिलों का बंटवारा हो गया है। अब इतना कुछ हुआ, इतने ज़्यादा स्ट्रेन्स देखने को मिले, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न्स हुए, फाइनेंशियल स्ट्रेन्स देखने को मिले। पार्टीशन बहुत बड़ा इशू था, लेकिन जो इंडिया के लीडर्स थे ना, वो इस ट्रू नेशन थ्योरी को बिलीव नहीं करते थे। बट इसके बावजूद भी रिलीजियस बेसिस पे पार्टीशन तो हुआ। तो क्या
पार्टीशन होने की वजह से, मतलब पाकिस्तान बना था मुस्लिम मेजॉरिटी के हिसाब से, तो इससे ऑटोमेटिकली क्या हिंदू नेशन बन जाएगा इंडिया? तो ये सवाल भी लोगों के मन में था, बट ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे वी कैन से ऑर्थोडॉक्स ग्रुप्स थे, वो चाहते थे कि इंडिया हिंदू नेशन बने, बट फाइनली पॉलिटिशियंस ने, हमारे लीडर्स ने डिसाइड करा कि नहीं, इंडिया के अंदर तो सेक्युलरिज्म ही फॉलो किया जाएगा। पार्टीशन के दौरान बहुत सारे जो लोग थे, मुस्लिम्स थे, वो माइग्रेट होके पाकिस्तान में चले गए, बट उनके जाने के बाद भी इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन थी उसका 12% अभी भी मुस्लिम लोग ही थे। 1951 में फिर भी 12% मुस्लिम लोग इंडिया के अंदर रह गए थे। सो पार्टीशन का फ़ायदा ही क्या हुआ? अब ये सोचा जा रहा था कि इंडिया की गवर्नमेंट कैसे ट्रीट करेगी इन मुस्लिम सिटीजन्स को और दूसरी रिलीजन माइनॉरिटीज़ को, जैसे कि सिख्स, क्रिश्चियंस, जैन्स, बुद्धिस्ट, पारसीज, जूस, इनको हमें कैसे ट्रीट करना है। पार्टीशन से पहले ही बहुत ज़्यादा सीवियर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है दो कम्युनिटीज़ के बीच में। कई बार माना जाता है कि कुछ पॉलिटिकल इंटरेस्ट के कारण भी ये कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे। मुस्लिम लीग को बनाया ही इसलिए गया था ताकि वो मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके कॉलोनियल इंडिया के अंदर। लोग बहुत ज़ोरों शोरों से डिमांड कर रहे थे सेपरेट मुस्लिम नेशन की। सिमिलरली बहुत सारी कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी थी जो हिंदूज़ को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी। वो चाहती थी कि इंडिया भी एक हिंदू नेशन बन जाए। बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे नेशनल मूवमेंट के इंडिया में जो बिलीव करते थे कि इंडिया को सभी सिटीजन्स को, सभी लोगों को, सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करना होगा। इंडिया एक ऐसी कंट्री नहीं बननी चाहिए जो सुपीरियर स्टेटस दे एक फेथ या एक रिलीजन के लोगों को और दूसरे को इन्फीरियरली ट्रीट करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे नेशनल लीडर्स ऐसा मानते थे। ऐसा माना गया कि सारे के सारे सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस एफिलिएशन, यानी कि बेशक वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करें, हम उन्हें इक्वली ट्रीट करेंगे। किसी रिलीजियस ग्रुप से बिलोंग करना या फिर किसी एक फेथ का बिलीवर होना सिटीजनशिप का टेस्ट नहीं होगा, यानी कि कोई किस रिलीजन को फॉलो कर रहा है इस हिसाब से सिटीजनशिप तय नहीं करी जाएगी। यानी कि हमारे देश के अंदर सेक्युलर नेशन के आइडिया को माना गया और इसी आइडिया को जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी लिखवाया गया है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज मेंशन दैट इंडिया विल बी अ सेक्युलर कंट्री ट्रीटिंग ऑल द पीपल ऑफ ऑल द रिलीजन्स इक्वली। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि महात्मा गांधी का क्या रोल रहा था आफ्टर द इंडिपेंडेंस, वायलेंस को शांत करवाने में क्या क्या रोल था महात्मा गांधी का, क्या सेक्रीफाइस रहा। सो 15 अगस्त 1947 पे महात्मा गांधी ने किसी भी इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करा। वो कोलकाता में थे, उन एरियाज़ में जहाँ पर बहुत सारा रियॉट्स देखने को मिल रहे थे हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में। वो बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे इस कम्युनल वायलेंस को देखकर। ही वॉज जस्ट हर्टन्ड दैट प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा और सत्याग्रह जो है वो फेल हो गए हैं। गांधी जी गए हिंदूज़ और मुस्लिम्स के पास उन्हें मनाने के लिए कि वायलेंस को छोड़ दो। तो गांधी जी कोलकाता में थे, इससे काफ़ी हद तक सिचुएशन में सुधार देखने को मिला था। अब द कमिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस वो सेलिब्रेटेड इन द स्पिरिट ऑफ कम्युनल हार्मनी, जॉयसली और डांसिंग इन द स्ट्रीट्स के साथ उसे मनाया गया इंडिपेंडेंस डे को। गांधी जी की प्रेयर मीटिंग से बहुत ज़्यादा क्राउड अट्रैक्ट हुआ उनकी तरफ, लेकिन ये बहुत थोड़े समय के लिए था। जल्द ही रियॉट्स देखने को मिले हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में, और इस बार गांधी जी को फास्ट करना पड़ा शांति बनाए रखने के लिए। शांति को वापस स्थापित करने के लिए उन्होंने अब फास्ट करने की सोची। अगले महीने गांधी जी जो है दिल्ली आ गए थे, जहाँ पर लार्ज स्केल वायलेंस देखने को मिल रहा था। सो वो बहुत ज़्यादा डीपली कंसर्न थे ये देखने में कि मुस्लिम्स को अलाउ किया जाना चाहिए इंडिया में स्टे करने के लिए, उन एक डिग्निटी के साथ, एक रिस्पेक्ट के साथ, उन्हें भी इक्वल सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। वो ये भी चाहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच के जो रिलेशंस हैं वो अच्छे रहें। वो मुस्लिम्स को सपोर्ट कर रहे हैं, ये हिंदूज़ को पसंद नहीं आ रहा था। तो और कुछ ऐसे मुस्लिम्स भी थे जिन्हें भी ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी कि हम हिंदूज़ के साथ क्यों मिलजुल कर रहें। तो इन चीज़ों से क्या हुआ, जो ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटीज़ थी ना, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था गांधी जी का ये सब कुछ करना। तो कम्युनल वायलेंस को शांत करने के हिसाब से उन्होंने अपना लास्ट फास्ट रखा जनवरी 1948 में। जैसे कोलकाता में उन्होंने फास्ट करा था, ऐसा ही फास्ट उन्होंने दिल्ली के ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए करा। अब इससे कम्युनल टेंशन्स और वायलेंस भी कम हो गई थी। जो दिल्ली के मुस्लिम्स थे और सराउंडिंग एरियाज़ के जो मुस्लिम्स थे, वो अब सेफली अपने घर पे जा रहे थे, और इंडिया की गवर्नमेंट ने भी मान लिया था कि पाकिस्तान को उसके ड्यूज़ दिए जाएंगे। गांधी जी जो कर रहे थे ना,
उनका करना सबको पसंद नहीं आ रहा था। जो एक्सट्रीमिस्ट थे दोनों साइड्स पे, दोनों कम्युनिटीज में, वो उन्हें ब्लेम कर रहे थे इन कंडीशंस की वजह से। के बावजूद भी वो सबसे मिलते रहे उनकी प्रेयर मीटिंग्स के दौरान। फाइनली 30 जनवरी 1948 को एक ऐसे ही एक्सट्रीमिस्ट थे नथुराम विनायक गोडसे, जो गांधी जी के पास आए उनकी इवनिंग प्रेयर के दौरान दिल्ली में, और उन्होंने 3 बुलेट्स फायर कर दी उनके ऊपर और उन्हें मार दिया इंस्टेंटली। तो ये हम एक इमेज देख पा रहे हैं, ये है गांधी जी और ये है नथुराम विनायक गोडसे, जो कि एक्सट्रीमिस्ट थे जिन्होंने गांधी जी की हत्या की थी। और हम इसे कह सकते हैं कि ऐसे लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल था ट्रुथ के लिए, नॉन वायलेंस के लिए और जस्टिस और टॉलरेंस के लिए, वो खत्म हो गया। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे जहाँ पे प्रिंसेस का रूल चलता था, तो कैसे इंडिया ने उन्हें अपनी टेरिटरी के अंदर इंटीग्रेट किया। जो ब्रिटिश इंडिया था वो डिवाइडेड था ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स में। देख लो, इंडिया की जो भी टेरिटरी थी ना, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थी। कुछ थे ब्रिटिशर्स की प्रोविंसेस और कुछ थे प्रिंसली स्टेट्स। इन प्रिंसली स्टेट्स पे राजाओं का रूल होता था और प्रोविंसेस पे हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करती थी। लेकिन अब ब्रिटिशर्स तो चले गए, तो ये अब इंडिया के हाथ में आ गई थी ये टेरिटरी, लेकिन यहाँ पर अभी भी प्रिंसेस का ही रूल चलता था। जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे वो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे और अब वो इंडियन गवर्नमेंट के पास आ गए थे। अब बहुत सारे छोटे और बड़े स्टेट्स थे जिनको प्रिंसेस रूल करते थे, जिसे प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था। इनका कंट्रोल होता था इंटरनल अफेयर्स पे, जब तक वो ब्रिटिश सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि मानते हैं कि ओवरऑल सुप्रीमेसी ब्रिटिशर्स की ही है। इसी को पैरामाउंटेसी या फिर सुज़ेरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन कहा जाता है। जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो 1/3 ऑफ द लैंड एरिया को कवर करते थे। जो भी ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के अंदर जो हिस्सा था, एरिया था, उसका 1/3 हिस्सा जो है वो प्रिंसली स्टेट्स कवर करते थे। और 4 में से 1 सिटीजन, इंडियन सिटीजन जो है वो प्रिंसली रूल के अंदर रहता था। अब ये तो कंडीशन थी, प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम कहाँ थी भाई? इंडिपेंडेंस से जस्ट पहले क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने अनाउंस कर दिया कि ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा इंडिया में, और इससे क्या होगा, पैरामाउंटेसी या फिर जो सुज़ेरेनिटी थी ब्रिटिश क्राउन की प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर, वो भी खत्म हो जाएगी। इसका क्या मतलब था कि ये जो सारे स्टेट्स थे प्रिंसली स्टेट्स, 565 टोटल स्टेट्स थे ये, तो ये लीगली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पर अपनी चाल चल दी। उन्होंने बोला इन स्टेट्स को कि ये जो है फ्री है इंडिया को ज्वाइन करने के लिए, और पाकिस्तान, यानी चाहे तो ये इंडिया में ज्वाइन कर सकते हैं या फिर ये पाकिस्तान में जा सकते हैं या फिर ये इंडिपेंडेंट रह सकते हैं अगर ये चाहे तो। अब ये डिसीजन लोगों को नहीं दिया गया, बल्कि ये प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स को दिया गया। ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम थी और इससे जो यूनाइटेड इंडिया की जो एग्जिस्टेंस है वो थ्रेटन हो गई थी। अब देखो, ये जो प्रिंसली रूलर्स थे ये क्यों चाहेंगे कि पाकिस्तान में मर्ज हो या इंडिया में मर्ज हो? ये तो इंडिपेंडेंट रहना चाहेंगे। अगर ये मर्ज हो जाते हैं तो इनकी जो ऑटोनॉमी है ये इनके हाथों से चली जाएगी, छिन जाएंगी। तो इस वजह से ये नहीं ज्वाइन करना चाहते थे। बेशक जनता इनकी जाना चाहे पाकिस्तान में या इंडिया में, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था। अब प्रॉब्लम बहुत जल्द शुरू भी हो गई। जो सबसे पहला जो स्टेट था, जो रूलर थे त्रावणकोर के, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई हम तो जो है इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो सबसे पहले किसने इंडिपेंडेंस अनाउंस करी? त्रावणकोर के रूलर ने। फिर धीरे धीरे निज़ाम ऑफ हैदराबाद भी अब आने लगे, उन्होंने भी ऐसी अनाउंसमेंट कर दिया अगले दिन। अब और भी लोग ऐसे ही कहने लगे, जैसे कि रूलर्स, जैसे कि नवाब ऑफ भोपाल, वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। अब रूलर्स का ये परफॉर्मेंस देखने के बाद, ये रिस्पॉन्स देखने के बाद, तो साफ पता चल रहा था कि इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडिया का फर्दर डिवीजन होगा। बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज जो है वो इंडिया में से निकल के आएंगी। एक हद तक हम ये चीज़ मान भी लेते। प्रिंसली स्टेट्स के अंदर प्रिंसली रूलर्स की ही सब कुछ चलेगी। लोगों के पास कोई डेमोक्रेसी नहीं होगी, उनके पास कोई हक नहीं रह जाएगा और इनके अंदर डेमोक्रेसी नहीं देखने को मिलेगी। लोगों के पास बिल्कुल भी डेमोक्रेसी के राइट्स नहीं होंगे इन स्टेट्स में। इस वजह से भी हमने सोचा कि इंडिया के अंदर इन्हें मर्ज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज सिचुएशन थी, क्योंकि इंडिपेंडेंस से ही इंडिया ने एम करा था यूनिटी पे, कि हम इकट्ठे रहेंगे, सेल्फ डिटर्मिनेशन, साथ ही साथ डेमोक्रेसी, ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स थे। लेकिन अगर प्रिंसली रूलर्स इंडिपेंडेंट रहते हैं तो ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल नहीं हो पाएंगी। ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट्स के अंदर जो गवर्नमेंट थी वो नॉन डेमोक्रेटिक मैनर में रन करी जाती थी। रूलर्स डेमोक्रेटिक राइट्स भी नहीं देना चाहते थे अपने पॉपुलेशन को। ये क्या मतलब हुआ भाई, तुम इंडिपेंडेंट भी रह रहे हो और तुम लोगों को राइट्स भी नहीं दे रहे हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैप है, इसकी स्केल पे मत जाना। तो ये सिर्फ एक इलस्ट्रेशन है, इंडिया बिफोर एंड आफ्टर पार्टीशन। सो ये जो येलो वाला हिस्सा है ये क्या है, ये है ब्रिटिश इंडिया, और जो ब्लू वाला हिस्सा है ये है प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट लगभग 1/3 ऑफ दी
लैंड एरिया ऑफ ब्रिटिश इंडिया वो कवर करते थे, यानी कि टोटल इंडिया का जितना भी हिस्सा है उसका 1/3 हिस्सा प्रिंसली स्टेट्स के पास था। अब गवर्नमेंट की क्या अप्रोच रहती है, जो इंटरिम गवर्नमेंट थी यानी कि टेम्पररी गवर्नमेंट थी, जो उसने एक बहुत फर्म स्टैंस लिया अगेंस्ट ऑल पॉसिबल डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज ऑफ डिफरेंट साइजेस। इंडिया का फर्दर डिवीजन ना हो सके, इस वजह से इंटरिम गवर्नमेंट ने बहुत कड़े कदम उठाए। मुस्लिम लीग था ना, उसने अभी भी अपोज करा इंडियन नेशनल कांग्रेस को और बोला कि स्टेट्स को तो फ्री छोड़ देना चाहिए, वो चाहे वो कोई भी चीज़ अडॉप्ट करे, चाहे वो पाकिस्तान में जाए, चाहे वो इंडिया के अंदर जाए, चाहे वो फ्री रहे, तो उनकी मर्जी होनी चाहिए ना, इंडिया क्यों इंटरफेयर कर रही है, ऐसा बोला मुस्लिम लीग ने। अब हमारे आते हैं आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये इंडिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे आफ्टर दी इंडिपेंडेंस, यानी कि जो क्रूशल टाइम पीरियड था इंडिपेंडेंस के बाद का, तो उस टाइम पे यही एक बहुत मेन प्लेयर रहे हैं हमारे प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करवाने में। तो उन्होंने एक हिस्टोरिक रोल प्ले करा है इन रूलर्स के साथ नेगोशिएट करने में, यानी कि इन प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स थे उनके साथ इन्होंने नेगोशिएट कर रहा है फर्मली और साथ ही साथ डिप्लोमेटिकली भी, और बहुत सारे इन स्टेट्स को इंडियन यूनियन के साथ मर्ज भी करवाया है। ये इजी दिखता है बट ये इजी नहीं होता, ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क था जिसके अंदर स्किलफुल पर्सुएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा फर्दर डिवाइडेड था। लगभग 26 स्मॉल स्टेट्स देखने को मिलते हैं आज के उड़ीसा में, जो आज का उड़ीसा है ना उसके अंदर 26 स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स थे, तो उन सभी के पास जाके नेगोशिएट करवाना आसान थोड़ी बात है। साथ ही साथ जो सौराष्ट्र रीजन है गुजरात का, वहाँ पर 14 बड़े स्टेट्स थे और 119 स्मॉल स्टेट्स थे और बहुत सारे और भी अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन थे, उन सभी के पास जाके उनके साथ नेगोशिएट करना इट वॉज नॉट ईजी टू डू। गवर्नमेंट की अप्रोच इन 3 कंसिडरेशन से गाइडेड थी। सबसे पहला, जो लोग थे ना ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट्स में, वो क्लियरली इंडियन यूनियन का पार्ट बनना चाहते थे। सेकेंडली, जो गवर्नमेंट थी उसने एक फ्लेक्सिबल अप्रोच जो है वो प्रिपेयर कर रखी थी कि इन सभी रीजन्स को ऑटोनॉमी दी जाएगी कि तुम आओ, तुम्हारा इंटरनल जो अफेयर्स है ना वो तुम खुद ही मैनेज करना, हम थोड़ा सा बस तुम्हें अपने रीजन के अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ऐसा इंडिया ने सोचा था। ये आइडिया इसलिए अपनाया गया ताकि जो प्लुरैलिटी थी उसको अकोमोडेट किया जा सके, और एक फ्लेक्सिबल अप्रोच थी ये उन रीजन्स की डिमांड को मैनेज करने के लिए, डील करने के लिए। तीसरा, देखो पार्टीशन हो चुका था तो इस वजह से डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी हमारे लिए। हम चाहते थे कि इंटीग्रेशन हो, कंसोलिडेशन हो हमारी टेरिटोरियल बाउंड्रीज का, और इसे सबसे ज़्यादा सुप्रीम इम्पोर्टेंस दी गई थी। तो ये 3 अप्रोचेस थी हमारी इंडियन गवर्नमेंट की। 15 अगस्त 1947 से पहले सब पीसफुल नेगोशिएशंस के थ्रू ज़्यादातर जो स्टेट्स थे वो इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर मर्ज हो चुके थे, इंडियन यूनियन में आ चुके थे। जो रूलर्स थे ज़्यादातर इन स्टेट्स की, उन्होंने डॉक्यूमेंट कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर दिया था, जिसका मतलब है कि ये जो स्टेट है ये एग्री करता है इंडियन यूनियन का पार्ट बनने के लिए। अब ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट्स तो हमारे इंडिया के अंदर आ गए थे, लेकिन कुछ स्टेट्स को लाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, जैसे कि प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर। इनको इंडियन यूनियन के अंदर लाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। इट वॉज प्रूव्ड मोर डिफिकल्ट देन द रेस्ट। अब इशू ऑफ जूनागढ़ तो सॉल्व हो गया था, रिजॉल्व हो गया था, एक प्लेबिसाइट हुई थी, यानी कि डायरेक्ट वोटिंग बाय पब्लिक हुई, जिससे क्या हुआ, लोगों का डिज़ायर कंफर्म हो गया कि लोग इंडियन यूनियन को ही ज्वाइन करना चाहते हैं। हम कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे अब हमारे 8th चैप्टर में, और अब हम देखेंगे हैदराबाद और मणिपुर के इशू को। तो अब हैदराबाद के केस को समझते हैं। हैदराबाद सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था और ये इंडियन टेरिटरी से सराउंडेड था। अगर ये हैदराबाद इंडिपेंडेंट हो जाता तो एक इंडियन मैप के अंदर एक होल टाइप्स हो जाता, ठीक है, तो एक होल सा हो जाता, इस वजह से भी इसे मर्ज करना ज़रूरी था। अब आज के टाइम के महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट्स भी हैदराबाद स्टेट के हिस्से थे उस टाइम पे। जो रूलर थे हैदराबाद के वो एक टाइटल कैरी करते थे निज़ाम, उन्हें निज़ाम बुलाया जाता था, और वो एक वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन भी थे, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन थे वो वर्ल्ड में। निज़ाम चाहते थे कि हैदराबाद इंडिपेंडेंट रहे, तो उन्होंने नवंबर 1947 में जब नेगोशिएशन चल रही थी इंडियन गवर्नमेंट के साथ, तो उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को साइन कर दिया, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे आ गए। तो इस दौरान क्या हुआ, लोगों ने निज़ाम के रूल के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट वगैरह, मूवमेंट वगैरह लॉन्च कर दिया। जो पेजेंट्री थी तेलंगाना रीजन की पर्टिकुलरली, वो बहुत ज़्यादा विक्टिम थी निज़ाम के ऑपरेसिव रूल की, तो वो उनके खिलाफ खड़ी हो गई। विमेन भी बहुत ज़्यादा ऑपरेशन फेस कर रही थी, तो उन्होंने भी इस मूवमेंट को ज्वाइन करा, मतलब बहुत बड़े नंबर में ये मूवमेंट शुरू हो गया था।
हैदराबाद टाउन जो था वो नर्व सेंटर बन गया था इस मूवमेंट का। जो कम्युनिस्ट थे और जो हैदराबाद कांग्रेस थी, दे वर इन द फोरफ्रंट ऑफ दिस मूवमेंट। अब निजाम चुप तो रहने वाले नहीं थे, उन्होंने क्या करा, निजाम ने रिस्पॉन्ड करा, अपनी पैरामिलिट्री फोर्स जो थी ना, जिसे रजाकार्स कहा जाता था, वो लोगों के ऊपर छोड़ दी। जो रजाकार्स की एट्रोसिटीज थी और कम्युनल वायलेंस थी, दैट न्यू नो बाउंड्स। वो आराम से लोगों को मारते जा रहे थे, मेम करते जा रहे थे, रेप्ड, लूटेड एंड पर्टिकुलरली नॉन मुस्लिम्स को वो टारगेट कर रहे थे जो मुस्लिम नहीं थे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया आर्मी को कि जाओ उस सिचुएशन को टैकल करो। सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी जाती है, निज़ाम की फोर्सेस को कंट्रोल करने लगती है। कुछ ही दिनों में जो है फाइटिंग के बाद निज़ाम ने सरेंडर कर दिया और फाइनली ऐसे हो गया हैदराबाद का एक्सेशन टू इंडिया। तो ये था हमारा हैदराबाद का केस। तो ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल है और ये है निज़ाम ऑफ हैदराबाद। सो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। सो ये एक लीडर थे फ्रीडम मूवमेंट के, कांग्रेस लीडर थे, ये फॉलोवर थे महात्मा गांधी के। ही वॉज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स विद इंडिया। ये मेंबर थे इंपॉर्टेंट कमिटीज के ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा। तो अलग अलग कमिटीज थी, तो उनके ये इंपॉर्टेंट मेंबर थे। अब बात करते हैं मणिपुर की। इंडिपेंडेंस से कुछ दिनों पहले क्या हुआ, जो महाराजा थे मणिपुर के, जिनका नाम था बोधा चंद्र सिंह, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया इंडियन गवर्नमेंट के साथ, इस एश्योरेंस पे कि वो इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ मणिपुर मेंटेन कर पाएंगे खुद से। लेकिन पब्लिक ओपिनियन के प्रेशर में आकर महाराजा ने इलेक्शंस करवाए मणिपुर में जून 1948 में। ये एक ऐसा स्टेट था जिसमें सबसे पहले इलेक्शंस हुए और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गए, यानी कि राजा का शासन भी था और कॉन्स्टिट्यूशन की भी चलती थी। सो अब क्या हुआ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी वो सक्सीड कर गए, मतलब दे वर सक्सेसफुल इन प्रेशराइजिंग द महाराजा इनटू साइनिंग अ मर्जर एग्रीमेंट इन सितंबर 1949। साइन हो गया और इसमें क्या हुआ, एक ट्विस्ट आ गया। जो पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसको कंसल्ट ही नहीं किया गया, तो इसके वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, रिसेंटमेंट देखने को मिली मणिपुर में, और इसके रिपरकशंस आज भी फील करे जाते हैं मणिपुर के अंदर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्टून है। ये कार्टून कमेंट करता है रिलेशन बिटवीन पीपल एंड द रूलर्स इन प्रिंसली स्टेट। तो ये क्या है, ये पर्सन रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो प्रिंसली स्टेट के जो लोग हैं उनको, और ये रूलर है और ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। तो इससे हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या अप्रोच थी इस इशू को रिजॉल्व करने में। तो रूलर जो है वो बिल्कुल दबदबा बनाए हुए थे अपने लोगों के ऊपर। नाउ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। जो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस था वो पार्टीशन के साथ या फिर प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन के साथ खत्म नहीं हो गया था, बल्कि एक बहुत बड़ा चैलेंज देखने को मिला था। वो चैलेंज क्या था, इंटरनल बाउंड्रीज ड्रॉ करना इंडियन स्टेट्स की। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स का मैटर नहीं था, बल्कि जो बाउंड्रीज थी वो एक इस तरीके से ड्रॉ करनी थी कि वो लिंग्विस्टिक और कल्चरल प्लुरैलिटी को रिफ्लेक्ट करे, बिना यूनिटी को अफेक्ट करे। यानी कि इस तरीके से स्टेट्स की बाउंड्री ड्रॉ करनी थी जिससे लोगों की लिंग्विस्टिक और कल्चरल प्लुरैलिटी भी अकोमोडेट हो जाए, लोगों की एस्पिरेशंस भी मीट हो जाए। कॉलोनियल रूल के दौरान क्या हुआ, जो स्टेट बाउंड्रीज थी वो ड्रॉ करी गई थी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से, यानी कि जो जो उनके कब्जे में आता गया वो उनकी टेरिटरी में आता गया। अब नेशनल मूवमेंट ने रिजेक्ट कर दिया कि हम इन्हें कोई आर्टिफिशियल डिवीजन की तरह कंसिडर नहीं करेंगे, हम तो लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल पे, लैंग्वेजेस की बेसिस पे जो है हमारे खुद की स्टेट्स की बाउंड्रीज की फॉर्मेशन करेंगे, ऐसा बोला था नेशनल मूवमेंट के दौरान। इनफैक्ट जो नागपुर सेशन हुआ था कांग्रेस का 1920 में, तो जो प्रिंसिपल था इस प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज करा गया कि इसी हिसाब से जो है रीऑर्गेनाइजेशन होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का भी। बहुत सारे प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज थी, उन्हें क्रिएट करा गया लिंग्विस्टिक जोन्स में, विच डिड नॉट फॉलो द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब इंडिपेंडेंस के बाद चीज़ें बदल गई, पार्टीशन और इंडिपेंडेंस के बाद चीज़ें बहुत बदल गई थी। अब हमारे लीडर्स को पता है क्या लगता था कि अगर हम स्टेट्स को कार्व आउट करेंगे लैंग्वेजेस की बेसिस पे तो इससे डिसरप्शन और डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे देश का। और उन्हें ये भी लगता था अगर हम इसके ऊपर ध्यान देंगे ना तो दूसरे सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस से हमारा ध्यान हट जाएगा। तो जो सेंट्रल लीडरशिप थी उसने कहा कि हम इस मैटर को पोस्टपोन कर देते हैं।
और पोस्टपोनमेंट इसलिए भी करा गया क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स का क्या हाल होगा, प्रिंसली स्टेट्स मर्ज होंगे या नहीं, ये चीज़ अभी तक डिसाइड नहीं हुई थी। साथ ही साथ जो पार्टीशन की मेमोरी थी वो भी अभी फ्रेश थी, तो फर्दर और डिवीजन करना, चाहे इंटरनल बाउंड्रीज ही ड्रॉ करनी हो, पर वो भी तो एक तरीके का डिवीजन ही होने वाला था, तो इस वजह से भी थोड़ी देर के लिए उसे रोक दिया गया। अब जो ये नेशनल लीडरशिप का ये जो डिसीजन था, इसे चैलेंज करा लोकल लोगों ने, लोकल लीडर्स और लोगों ने। प्रोटेस्ट होने लग गए तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ ओल्ड मद्रास प्रोविंस में, जिसके अंदर आज के टाइम का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से, केरला और कर्नाटका आते हैं। तो वहां पर प्रोटेस्ट शुरू हो गया, तेलुगु स्पीकिंग लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। एक विशाल आंध्र मूवमेंट शुरू हो गया। एक मूवमेंट चला था जिसके अंदर सेपरेट आंध्र प्रदेश की डिमांड करी गई थी। जो तेलुगु स्पीकिंग लोग थे ना, वो कह रहे थे कि हमें मद्रास प्रोविंस से अलग होके एक एरिया चाहिए। अब इस मूवमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया था, पोटी श्रीरामुलु, ये कांग्रेस लीडर थे और एक वेटरन गांधीयन थे, तो ये एक इंडेफिनाइट फास्ट पे चले गए। उन्होंने बोला कि मैं है ना एक फास्ट पे रहूँगा जब तक हमारा एक सेपरेट स्टेट कार्व आउट नहीं हो जाता। 56 डेज के बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो इससे क्या होता है, और ज़्यादा अनरेस्ट और वायलेंट अपराइजिंग्स देखने को मिलती है, वायलेंट आउटबर्स्ट देखने को मिलते हैं आंध्र रीजन के अंदर। तो ये है हमारी पोटी श्रीरामुलु। लोग बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर्स में आते हैं स्ट्रीट्स में, और बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हो जाते हैं, और पुलिस फायरिंग में उनकी जान भी चली जाती है। मद्रास के अंदर बहुत सारे लेजिस्लेटर्स रिजाइन कर देते हैं अपनी सीट्स को प्रोटेस्ट में। फाइनली प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करते हैं एक अलग स्टेट आंध्र प्रदेश की फॉर्मेशन दिसंबर 1952 में। तो ये आपको याद रखना है विशाल आंध्र मूवमेंट का पूरा प्रोसीजर, एंड दिस इज द स्टेट आंध्र प्रदेश, जो कि यहाँ से कार्व आउट किया गया था। अब आंध्र प्रदेश की फॉर्मेशन हो गई, एक ने मांगा तो सब और भी तो मांगे ही है ना। तो अब धीरे धीरे स्ट्रगल और भी बढ़ता चला गया, और भी जगहें ऐसी थी जो अलग स्टेट्स की डिमांड करने लगी थी ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस। अब इन स्ट्रगल से फोर्स होकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू लर्न दिस ईयर, कि भाई इस कमीशन की मदद से जो है रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज, ये चीज़ें संभाली जाएंगी। अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की एक रिपोर्ट आई, उसके अंदर उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया कि हाँ जो बाउंड्रीज है ना स्टेट्स की, वो बननी चाहिए अलग अलग लैंग्वेजेस के हिसाब से, लिंग्विस्टिक बेसिस पे। इस रिपोर्ट के बेसिस पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास करा गया 1956 में। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, और इससे क्या हुआ, 14 स्टेट्स और 6 बड़ी बड़ी यूनियन टेरिटरीज की फॉर्मेशन हुई। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब पास हुआ, 1956 में। अब एक और प्रॉब्लम थी, बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न था गवर्नमेंट का शुरुआती सालों में, कि जो ये अलग अलग स्टेट्स की डिमांड है, कहीं इससे यूनिटी कंट्री की इंडेंजर ना हो जाए, खतरे में ना आ जाए। ऐसा माना जाता था कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बन जाएंगे तो इससे कहीं ना कहीं सेपरेटिज्म की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, और इससे जो है प्रेशर आएगा हमारे न्यूली फाउंडेड नेशन के ऊपर। लेकिन जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप थी उसने पॉपुलर प्रेशर में आके जो है फाइनली ये चॉइस करी कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनेंगे। सेंट्रल लीडरशिप बहुत ज़्यादा डरती थी, अगर हम बना देते हैं स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस तो इससे बहुत ज़्यादा सेपरेटिज्म देखने को मिलेगा। तो अब फाइनली ये होप किया जा रहा था कि रीजनल और लिंग्विस्टिक क्लेम्स को अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो डिवीजन या फिर सेपरेटिज्म कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। इसके अलावा क्या हुआ, रीजनल डिमांड्स को जब अकोमोडेट किया गया, जब लिंग्विस्टिक स्टेट्स बने, तो ये ज़्यादा डेमोक्रेटिक देखा गया, कि इट वॉज मोर डेमोक्रेटिक। अब 50 से ज़्यादा साल हो गए हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स की फॉर्मेशन को, इससे कोई डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ है कंट्री का, जिसका पहले डर रहता था। हम कह सकते हैं कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स और जो मूवमेंट्स थे फॉर्मेशन ऑफ दी स्टेट्स, इनसे नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बदल गया है, और जो लीडरशिप है वो भी कुछ बेसिक वेज में बदल गई है। जो पाथ था हमारा पॉलिटिक्स का और पावर का, वो और ज़्यादा ओपन हो गया लोगों के लिए, जैसा पहले नहीं होता था। पहले सिर्फ स्मॉल इंग्लिश स्पीकिंग एलीट ही जो है पार्टिसिपेट कर पाती थी पॉलिटिक्स में, अब सभी लोग जो है प्रोटेस्ट के थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं हमारे पॉलिटिक्स में। जब लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर रीऑर्गेनाइजेशन हुई है स्टेट्स की, तो उससे कुछ यूनिफॉर्म बेसिस भी मिल गया है कि स्टेट की बाउंड्रीज किस हिसाब से ड्रॉ करी जाएंगी लिंग्विस्टिक लाइंस पे, तो इससे एक बेस भी मिल गया है स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन को। इससे कोई डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ हमारे देश का, बल्कि इससे क्या हुआ है, हमारी नेशनल यूनिटी स्ट्रेंथन हुई है। इसके अलावा जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं, इनसे हमने डाइवर्सिटी के प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करना सीखा है। जब हम कहते हैं कि इंडिया ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया ने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया है। इसका ये भी मतलब नहीं है कि इंडिया ने
वो फॉर्मेट ऑफ इलेक्शंस अपनाया, बल्कि इसका मतलब उससे भी बड़ा होता है कि इंडिया ने लोगों को हक दिया है अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव चुनने का, अपने रूल्स बनाने वाला चुनने का। अब इससे क्या हुआ, जो इतने ज़्यादा डिफरेंसेस वगैरह हुए थे जिनके ऊपर पहले ओपोजिशन होता था, अब उन चीज़ों को हम एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। डेमोक्रेसी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ये प्लूरैलिटी ऑफ आइडियाज़ और वेज ऑफ लाइफ के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, तो बाद में चल के इसी फ्रेमवर्क को अपनाया गया कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि लोगों के डिमांड्स को भूल जाओ, बल्कि लोगों के बारे में सोचना, लोगों को चांस देना, प्रोटेस्ट करना और जो लोगों की एस्पिरेशंस हैं उन्हें फुलफिल करना। अब ये कार्टून बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो, जैसे कि विशाल आंध्र मूवमेंट हुआ तो उसके बाद अलग अलग जगह से डिमांड्स आने लगी कि हमारा भी जो है स्टेट कार्व आउट करके दो। ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, तो दिस इज द डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट्स। दिस कार्टून डिपिक्ट्स दिस डिमांड ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कार्टून। तो ये है हमारे जवाहरलाल नेहरू जी और ये है हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो जो डिमांड थी ना स्टेट्स की लिंग्विस्टिक लाइंस पे, तो ये इतनी बड़ी थी और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इसके सामने इतना सा था। तो इतना बड़ा जो जीनी है, मतलब जो इतने सारे लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं, क्या वो इस छोटे से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन से सॉल्व हो सकती है? तो उसको ये कार्टून डिपिक्ट करता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है। तो पोटी श्री रामुलू के बारे में है ये। गांधीयन वर्कर थे ये। इन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी थी सोल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करने के लिए, साथ ही साथ इन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह में भी पार्टिसिपेट किया था। तो इन्होंने 1946 में फास्ट पे ये चले गए थे ताकि मद्रास के जो टेम्पल्स हैं वो खुल सके दलित्स के लिए। उन्होंने फास्ट करा था, फास्ट अनटू डेथ करा था 19 अक्टूबर 1952 से एक सेपरेट स्टेट आंध्र की डिमांड करते हुए। इनकी डेथ हो गई थी उस फास्ट के दौरान 15 दिसंबर 1952 को। तो ये इंपॉर्टेंट बॉक्स है, एक बार इसे तुम पढ़ लेना। एंड ये मैप है इंडिया आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव मैप है 1961 का, पेज नंबर 20 पे गिवन है, इसे भी तुम एक बार देख लेना। क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी बुक में ये बॉक्स गिवन है। सो जो एक्सेप्टेंस है प्रिंसिपल ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स का, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट्स इमीडिएटली कार्व आउट हो गए थे लिंग्विस्टिक लाइंस पे। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, यानी कि क्या हुआ, धीरे धीरे स्टेट्स जो है फॉर्मेशन में आए। एक बाइलिंगुअल बॉम्बे स्टेट था, यहाँ पर दो तरीके के लोग रहते थे, गुजराती और मराठी स्पीकिंग। तो पॉपुलर एजिटेशन देखने को मिली, एजिटेशन महाराष्ट्र और गुजरात फिर कार्व आउट हुए 1960 में। पंजाब के अंदर भी दो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स थे, हिंदी स्पीकिंग और पंजाबी स्पीकिंग। पंजाबी स्पीकिंग ने सेपरेट स्टेट की डिमांड करी, बट ये दूसरे स्टेट्स के साथ 1956 में ग्रांट नहीं हुई। पंजाब को स्टेटहुड मिली 10 साल बाद 1966 में। उस टाइम पे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश कार्व आउट करे गए थे, सेपरेट करे गए थे पंजाब स्टेट से। दूसरा बड़ा रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था स्टेट्स का नॉर्थ ईस्ट रीजन में 1972 में। मेघालय जो है वो असम से कार्व आउट करा गया था 1972 में। मणिपुर और त्रिपुरा भी सेपरेट स्टेट के रूप में एमर्ज हुए थे उसी साल 1972 में। बाकी जो स्टेट्स थे मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये 1987 में बने थे और नागालैंड बना था 1963 में। ना सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था स्टेट्स का, बल्कि बाद में कुछ रीजन्स ऐसे थे जहां पर सेपरेट स्टेट्स की डिमांड करी गई थी ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल कल्चर, या फिर कह सकते हैं रीजनल इम्बैलेंस ऑफ डेवलपमेंट की वजह से भी। 3 ऐसे स्टेट्स थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, जो कि 2000 में क्रिएट करे गए थे, ईयर 2000 में। तेलंगाना एक नए स्टेट के रूप में देखने को मिला था 2 जून 2014 को। जो स्टोरी थी रीऑर्गेनाइजेशन की वो ख़त्म नहीं हुई। बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं देश के अंदर आज भी जहाँ पर मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग स्टेट्स की वो डिमांड करते हैं, सेपरेट और स्मॉलर स्टेट्स की। जैसे कि विदर्भ रीजन है महाराष्ट्र में, हरित प्रदेश है, वेस्टर्न रीजन है यूपी का, वहाँ पर नॉर्दर्न रीजन वेस्ट बंगाल का, ये आज भी अलग स्टेट्स की डिमांड करते हैं। सो हम कह सकते हैं सभी एस्पिरेशंस को अभी भी पूरा नहीं किया गया है। सो एस्पिरेशंस आर स्टिल कंटिन्यूइंग और आगे तक कंटिन्यू करती रहेंगी, क्योंकि लोगों के आइडल्स, लोगों के आइडियाज़ हमेशा सेम नहीं होते हैं। लेकिन लिंग्विस्टिक लाइंस पे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन करा गया, ये कुछ ना कुछ अच्छा ही रहा है, इससे हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी इम्प्रूव ही हुई है।
सो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पूरा का पूरा चैप्टर मैंने वन शॉट में डिटेल में अच्छे से कवर करवाने की कोशिश करी है। एंड आप जल्दी से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आती है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब तो कर ही देना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पर नोट्स भी मिल जाते हैं और सारी अपडेट्स मैं देती रहती हूँ। तो टेलीग्राम चैनल पे जाके इग्नाइटेड फ्यूचर आप सर्च कर सकते हैं। प्लीज ज्वाइन दैट चैनल फॉर ऑल दीज नोट्स एंड अदर अपडेट्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट 4 जून को आपका लेक्चर है। 4 जून पे आपका हम नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे वन शॉट में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।